So let's start with your subject number 1, which is LP 101 jurisprudence. इस सब्जेक्ट्स में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, हम लोग रट्टा नहीं मार पा रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है ना, आप किसी चीज को याद करना, उसको समझना या उसका रट्टा तभी लगता है जब आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो. और लॉ एक ऐसी चीज है कि आप उसको याद नहीं कर सकते, आपको उसमें कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जिन लोगों ने ड्यू का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, आप देखते होंगे जब आप लॉ पढ़ते थे तो आपने कंसेप्ट को याद किया था या कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके उसको समझ के फिर आपने उसको अप्लाई किया था. तो हर जगह हर लॉ में यही होता है, कोई नई चीज नहीं है. बेसिकली क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई बेयर एक्ट नहीं है, इसमें कोई केसेस नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बोरिंग मानते हैं. बट एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें लॉ नहीं है, इसमें बेयर एक्ट नहीं है, इसमें केसेस नहीं है. तो इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आता है. मैंने यहाँ पे इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है. एंड द रीजन बीइंग इज क्योंकि पेपर आता तो कुछ इसी तरह से है, जिसमें आपका केसमेट अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग पोर्शन में आपकी कुछ ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थ्योरेटिकल टॉपिक्स की बात करते हैं. ऑन अनदर हैंड जब आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ अच्छे ज्यूरिस्ट की थ्योरी पढ़ने को मिलेगी. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की. तो पार्ट 1 में, और एक चीज और, इसमें जो टॉपिक मैंने नहीं लिखे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आए नहीं है. इसलिए जो पिछले पास्ट 10 सालों में आए हैं, ये मैंने अपनी मेहनत से जो एनालिसिस निकाला है, अगर आप इतना भी कर लेंगे इट इज मोर देन इनफ. तो ये जो मैंने एनालिसिस निकाला है, अगर आप इस एनालिसिस को ढंग से पढ़ के जाएंगे तो सो श्योर आराम से आपके 70 अब आ जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आपका मेजर लीगल सिस्टम वर्ल्ड के जितने भी इंडिया मेजर लीगल सिस्टम्स हैं, कैसे लॉ डराइव हुआ, कॉमन लॉ सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आएगी. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन लीगल सिस्टम. अब जैसे मेजर लीगल जैसे आपका इंडियन लीगल सिस्टम है वो कैसे डेवलप्ड हुआ है ना, धीरे धीरे कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है. हमने बाहर से जैसे हमने लॉ भी अडॉप्ट किया, जैसे इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री है ना, हमने वो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे. तो हम लोग पहले मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, फिर इंडियन लीगल सिस्टम. साथ साथ हम बात करते चलते हैं क्वेश्चंस की. जब आप बात करते हैं मेजर लीगल सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम की, तो देखिए अगर ये कंबाइन में आया तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा. अगर ये कंबाइन आया, जैसे आपको पूछ लिया मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बताइए, उसके बाद उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट डाल दिया कि इंडियन लीगल सिस्टम ऑफ द इंडिया के लीगल सिस्टम के बारे में बताइए, तो ये 20 मार्कर में आएगा. और अगर उसने इसको 10 मार्कर में दिया तो ऐसा बना देगा लाइक उसने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपका ये दे दिया मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद आपका एक इंडियन लीगल सिस्टम पे दे दिया. ऐसे भी दे सकता है. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, वो मैं इसके लास्ट में बताता हूँ. उसके बाद आपका डाइसो रूल ऑफ लॉ, सो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, 10 मार्कर में आना ही आना है. रूल ऑफ लॉ क्या होता है बेसिकली, वैसे तो हम जब लेक्चर कवर करेंगे जूरिस के तो हम लोग उसमें समझेंगे, बेसिकली हर एक थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे. मैं बेसिकली आपको एक क्रक समझा रहा हूँ. रूल ऑफ लॉ, डाइसे थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी दी थी बेसिकली वो क्या था, वही सब चीजें इसमें है. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स आपको पढ़ना होगा. हायरार्की ऑफ कोर्ट का एक फ्लो चार्ट होता है. उसके अंदर जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाना एक बहुत एडिशनल नंबर आपको दिला देगा. जैसे आप पहले फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसके बाद आपने उसके आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिए. कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में जो बताया, पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर नीचे और उसके सब कोर्ट्स होंगे, तो उसी के बारे में हाई कोर्ट्स हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है. ये भी आपका 10 मार्कर में आ जाता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं. फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये 20 मार्कर में आता है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें आपके 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर बेसिकली आपको फोकस करना है. और ये जो पोर्शन है बेसिकली पार्ट 1 का, ये बहुत इजी पोर्शन है, बहुत ही इजी. हाँ, हम ये मान सकते हैं कि जब आप जूरिस्ट थ्योरीज की बात करेंगे तो थोड़ा सा समझने में होती है प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक जूरिस्ट एक अलग बात बोलते हैं, बट सबका इंटरलिंकिंग सेम एक फोकस होता है लॉ. बस लॉ को लोग अपने अपने हिसाब से डराइव कर रहे हैं. कोई कह रहा है यहाँ से आ रहा है, कोई कह रहा है हमने अडॉप्ट किया है, कोई कह रहा है प्रेसिडेंट से आ रहा है, कोई कह रहा है कस्टम से आ रहा है. तो अलग अलग चीजों की बात की गई है. उसके बाद हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ लॉ की. सोर्स ऑफ लॉ क्या है, बेसिकली इंडिया में बात कर रहा है.
इंडिया में सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कस्टम है, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे केसमेट में 3 दिए हुए हैं टॉपिक्स के सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। बेसिकली अगर आपका ये आएगा तो आपका 20 मार्कर में, अगर ये पूरा आया तो। अदरवाइज सोर्स ऑफ लॉ में कभी कभी दे देता है। बेसिकली अगर आपका आया तो कस्टम एंड योर प्रेसिडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो लैंडमार्क केसेस होते हैं वो आपका प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और वैसे ही आपका जो कस्टम है, कस्टम जो चला आ रहा हो वो बहुत टाइम से, है ना, अनब्रेकेबल सा हो, कुछ जिस की उल्लंघना ना की गई हो, बेसिकली हम बात करें तो ये बोलेंगे तो कस्टम, ठीक है, जो यूसेज है आपका वो सोर्स ऑफ लॉ। फिर आपका एडवोकेट्स एक्ट आता है, ये भी आपका 10 और 20 कहीं भी आ सकता है, और मेनली आप इसको फोकस करके चलना कि 10 मार्कर में आएगा। एडवोकेट्स एक्ट 1961 में सारी चीज बताई गई है कि एडवोकेट बनने के लिए इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा क्या ड्यूटीज हैं एडवोकेट की, फिर क्या राइट्स हैं, उसके अलावा क्या पावर्स हैं एडवोकेट की। ये सारी चीजों के बारे में आपका बात करेगा एडवोकेट्स एक्ट। इसमें भी कुछ आपके 10-12 पॉइंट है इस एक्ट के। उसके बाद हम उन एक्ट्स को उसको समझ लीजिए और फिर उसके अंदर का उसमें थ्योरी पोर्शन आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, बहुत ईजी है। हाँ, अब हम सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू कि जब आप जूरिस पढ़ना शुरू करें तो प्लीज फर्स्ट पोर्शन से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि क्या होता है ना, कॉलेज में सब टीचर का पढ़ाने का अपना अपना हिसाब होता है। तो जब हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था ना, तो हमें ऑस्टिन से शुरू करवाया था। तो बेसिकली ड्यू में 3 महीने के सेमेस्टर्स हैं, आफ्टर कोविड तो यही हो रहा है वहां पे। तो 3 महीने के जो सेमेस्टर है उसमें पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है, और जूरिस हर सब्जेक्ट को वैसे भी बच्चा अवॉइड ही करता है कि लास्ट में पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इतने अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे पाऊं कि आप उसे अवॉइड ना करते हुए साथ साथ लेके चले। तो हम जब थ्योरीज की बात करते हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, मेन 4 थ्योरीज है जो आनी ही आनी है। उसमें से जो आपका मस्ट है जॉन ऑस्टिन, जो पिछले 20-22 साल से आ रहा है, 20 मार्कर में बिल्कुल आएगी। ऑस्टिन की थ्योरी इजी है एज कंपेयर टू बाकी लोगों की थ्योरी। फिर जॉन ऑस्टिन के बाद आपका एचएलए हार्ट आता है। ये दोनों सेम ही स्कूल में फॉल करते हैं, पॉजिटिविज्म बोल दीजिए, नेचुरल स्कूल बोल दीजिए, नेचुरल थ्योरी, ये आपकी नेचुरल थ्योरी होती है। एचएलए हार्ट ने इनका क्रिटिसिज्म भी किया था, वो भी आप अच्छे से करके जाएंगे। फिर हैंस केल्सन की आती है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसके बाद आपका ये 3 तो आपकी बेसिकली थ्योरीज हैं, और ये आपका डायस का है राइट्स एंड ड्यूटीज। तो उसमें आपका जूरल पोस्टुलेट्स के एक की ड्यूटी है, एक का राइट है तो दूसरे की क्या लायबिलिटी बनती है। तो यही एक कुछ आपका इसमें भी एक डायग्राम ही बनता है बेसिकली। तो आपका जो मेन है जॉन ऑस्टिन, आपका एचएलए हार्ट एंड योर हैंस केल्सन, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये आपका जूरिस का है। तो मैंने आपको बताया 20 मार्कर। हाँ, ये डायस वाला ही आपका 10 मार्कर में फॉल करता है। हैंस केल्सन भी आपका 20 मार्कर में फॉल करता है, और ये आपका ये तो है ही 20 मार्कर, क्योंकि ये थ्योरीज 20 मार्कर में फॉल करती है। अब हम एक बार देख लेते हैं, अगर आप बोले कि 100 मार्क्स के पेपर तो कैसे कैसे पोर्शन आ सकता है। तो आप कम से कम आराम से मान लीजिएगा कि आपका 40 मार्क्स का तो पार्ट बी आएगा, ये 40 मार्क्स का आएगा, और बाकी 60 मार्क्स आप इसमें से लगा सकते हैं, जिसमें आपका मेजर लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है, इंडियन लीगल सिस्टम है, डाइसी रूल ऑफ लॉ, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम, प्रेसिडेंट्स एंड एडवोकेट्स एक्ट। ये आपका जूरिस का पूरा सिलेबस है, जो पीवाईक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूरिस का सिलेबस ऐसे बहुत बड़ा है, पर सारी चीजों से इंपॉर्टेंट नहीं होती। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जो केस मैट्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स, यूनिट्स और केसेस दिए हैं, बट हार्ड वर्क ना करते हुए स्मार्ट वर्क करेंगे। और हम लोग सारा पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, ना टीचर पढ़ाते हैं, और पढ़ा भी दे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इवन टीचर भी आपको बोलेंगे कि पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करें। जितने आप सेमेस्टर रहेंगे, 6 सेमेस्टर आपके पास हैं, तो आप उसमें पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करें, और ध्यान दें कि क्या पढ़ने से ज्यादा है वो जरूर फोकस करें, क्या नहीं पढ़ना। कभी कभी बच्चे को इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना टॉपिक में कि बच्चा पढ़ता चला जाता है, बाद में पता चलता है ये मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सेमेस्टर छोटा है, कोशिश करें साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लें, बट इतनी भी ज्यादा नहीं कि आपका सेमेस्टर में जो आना है वो आपका छूट जाए। इसलिए ये अगर आप कर लेंगे, इट इज योर मोर देन इनफ। जूरिस में पास होना आप तो छोड़ दीजिए, बल्कि इतना कर लेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, और ये बहुत इजी है और बहुत अच्छे से हो जाएंगे।